हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज के भांति आज क्विज में चेंज हो गया है। क्विज में क्या चेंज हुआ है दोस्त? तो आज चलेगा लूसेंट। आज डे 1 है। अब लूसेंट का हम लोग जितना निचोड़ है ना, सारा के सारा आपके समक्ष रख देंगे, ठीक ना। एकदम दबा के पढ़ते रहिए। इसमें क्या होगा कि कुछ हिस्ट्री होगा, कुछ पॉलिटी होगा, कुछ जियोग्राफी होगा, एकदम मराजरेल होगा, कहीं नो स्टॉपिंग, ठीक है। कल का मेरा क्वेश्चन था दोस्त कि बताइए कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध तो 261 ईसा पूर्व। कब बाबू? 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। आइए दोस्त, आज हम लोग हिस्ट्री में अशोक से चालू करते हैं। किससे? अशोक से चालू करते हैं। अशोक से चालू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? मगध राज्य से। कहाँ से बाबू? मगध राज्य से। तब उसी में पढ़ेंगे कि मगध राज्य के बाद कौन आया, तो सिकंदर, उसके बाद मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मगध तो पढ़ा दिए थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य से आज चालू करेंगे। कहाँ से? मौर्य साम्राज्य से। आइए सुनिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। यह पेपर में भी पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जिसकी पहचान किससे की है बाबू? विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यानी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। तब पूछेगा कैसे पेपर में कि सेंड्रोकोट्स किसका उपनाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नाम था, ठीक है जी। इस नाम को किसने दिया था बाबू? तो विलियम जोन्स ने दिया था, ठीक। वो कहा था जस्टिन ने, और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया था कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। सुनिए, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है बाबू? विशाखदत्त। कौन? विशाखदत्त। विशाखदत्त जो है उसने मुद्रा राक्षस की रचना किया है। उसमें किस चीज़ का उल्लेख है बाबू? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और ठीक है, इसमें वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी इसमें क्या किया गया है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? वृषल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत प्यारा सा। कैसे दोस्त? तो कहेगा कि विशाखदत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से उल्लेख किया गया है, या किस नाम से व्यक्त किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो वृषल कहा गया है। क्या चीज? वृषल। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था। अब सर रह गया कि घनानंद कौन थे। तो इससे पहले आप आइएगा मगध राज्य वंश। मगध राज्य का उत्कर्ष जब पढ़िएगा तब उसमें पता चलेगा कि मगध में जो था ना, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ नहीं, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? गृहव्रत। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में कौन सा बाबू? तो उसके बाद में हर्यक वंश आया। कौन सा? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार। अब हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कौन था? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था। और नागदशक को हराकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश के स्थापना किया। शिशुनाग। अब शिशुनाग वंश ने शिशुनाग वंश के स्थापना कर दिया। तो बताइए कि जो शिशुनाग वंश था, इसका अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन नंद था? बताइए। नहीं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था बाबू? देखो, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक हो गया ना। नागदशक के बाद कौन सा? नंदीवर्धन। कौन सा? नंदीवर्धन। यानी कहेगा कि कौन से? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन।
उसके बाद में आया नंद वंश, तो नंद वंश के संस्थापक महापद नंद। नंद वंश के अंतिम शासक पूछेगा तो कौन हुआ? घनानंद। यही घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। मामला समझ में आ गया? तो हर्यक वंश के देखिए मगध पर कौन कौन वंश शासन किया? हर्यक वंश, उसके बाद में शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश। नंद समझ में आ गया? इसके बाद में नंद वंश के अंतिम शासक कौन हुए? घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहयोग से, किसके नीति से घनानंद को पराजित किया था? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, जिसने किसका रचना किया था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, कौन सा था बाबू? मौर्य वंश। आइए, इसमें चल रहा था हम लोग को कहाँ तक? घनानंद ना। घनानंद को हराने में कौन सा? चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था। यानी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था किस चीज़ में? तो घनानंद को हराने में। ठीक है, देखिए कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजनीति से। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त जो मौर्य था वह मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। कब? 322 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त कौन सा धर्म के बाबू? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बाबू? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 वहीं पर श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था साहब। भूखल थे, उपवास माने भूखल। ना आदमी कहलन गाँव देहात में कि भूखल बानी आज। ठीक है, अब तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कौन बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। अब जब हार गया सेल्यूकस निकेटर तब कहलस कि बाड़ा ई तो शक्तिशाली है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तब कहलस कि काहे ना एकरे के अपन दामाद बना ली। तो टप दे अपन बेटिया के बियाह दे दिलस। केकरा से? तो ये ऐसे ना मामला रहे। चंद्रगुप्त मौर्य जो था सेल्यूकस निकेटर की बेटी से प्यार करने लगा। तो कहलस कि अरे तब तो हार गईबे कहनी, एक काम करता नहीं कि अपन सौंप देता नहीं बेटी के हाथ, ओकरा हाथ में। तो उहे जाके कौन? मामला कुछ ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर की जब बेटी से प्यार हो जाता है तो कहा था कि चाणक्य से कि साहब हम उसको हम पाना चाहते हैं। तो कलश कि बेटा तुम ऐसे तो पा नहीं सकते हो। तब सेल्यूकस निकेटर से क्या कैलस? युद्ध कैलस। आज भी वही चीज है, बिना नौकरी के आज भी नहीं मिले वाला ना चीज है। समझ गए है ना भाई लोग? यानी कहने का मतलब है कि बिना नौकरी के जूता लड़की के बाबू देखे कपार भेज दियन, कोई दिक्कत है? यानी कहने का हाँ, नौकरी हो जी तो उन्हें माला दे के भेजियन। समझ में आवता ना? तो फैसला आपके हाथ में है कि पढ़ के नौकरी तब बाद में शादीशुदा। नहीं अभी के मामला में अभी जाइएगा तो जूते चप्पल गिरेगा कपार पर। ठीक है, इसलिए आप भी देखिए इतिहास हम लोग को यही ना सिखाता है कि देखिए कोई चीज़ ऐसे नहीं मिला है। राम जी को देख लीजिए, रामायण में धनुष तोड़े थे तब सीता को पाए थे, अन्यथा तो सीता उनको भी नहीं नसीब होती। गलती तो साहब दुनिया वीरों का क्या करती है? सलाम करती है। कहने का मतलब है कि जिसमें ताकत रहता है, जो श्रेष्ठ रहता है, उसको दुनिया पूजती है। आज भी वही काम हो रहा है। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, कहानी इसको बता दी कि आप लोग को याद रहेगा। सेल्यूकस निकेटर के बेटी की शादी किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। या चंद्रगुप्त मौर्य किससे शादी किया था? तो सेल्यूकस निकेटर के बेटिया से। अब देखो
चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी कर दिया। लड़किया के क्या नाम रहे? कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। आ तब कहलन कि बबुआ दहेज में का चाही? तो कहलस कि जौन दे दे गुरुदेव, हमारा तो जौन चाही मिल गई। तो कहलस कि कुछ ना, हमारा तरफ से लो। तब संधि शर्त लागल। संधि शर्त माने जैसे आज दहेज लेन देन होला ना कि हाँ हाथाना लाख रुपया लेम, तो वैसा ही क्या कैलस कि संधि शर्त भइल। आ संधि शर्त करने के बाद 4 प्रांत दिलन सेल्यूकस निकेटर के करा के चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन कौन था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। 4 राज्य प्रांत उसको दे दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कहानी समझ में आ गया क्या? अब भूला जाओगी क्या कभी? और सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिक गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वह जैनिक गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी, शिक्षा। अच्छा, मेगा स्थानीय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत कौन था बाबू? मेगा स्थानीज। अब मेगा स्थानीज ने ही, ठीक है, इंडिका के रचना किया था। किसका बाबू? इंडिका के पुस्तक के रचना किया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जो मेगा स्थानीज जो था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब सर मामला समझ में नहीं आ रहा है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या कर रहा था। अरे जैसे दोस्त आज आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि जैसे भारत के एम्बेसडर माने होता है राजदूत। IFS अगर IAS क्वालिफाई कीजिएगा तो उसमें 3 श्रेणियाँ होती है। एक IFS होता है, एक होता है IAS होता है, एक IPS होता है, ठीक है। तो IFS यानी इंटरनेशनल इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो होता है IFS, अगर इसको आप सिलेक्ट करते हैं तो आप विदेश में एम्बेसडर बन के बैठिएगा। जैसे इंडिया का प्रतिनिधित्व कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में, एम्बेसडर क्या करता है? उस देश का प्रतिनिधित्व करता है, उस देश के कुछ सूचना आदान प्रदान करता है अपने देश में। समझ में आ गया क्या? चलिए, मेगा स्थानीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी जब राजा जो था वह जनता के सामने आता था ना, तो जश्न मनाया जाता था। अच्छा, उन्हें एक सोने के पलकी में ले आया जाता था। उन्हें एक सोने के पलकी में लाया जाता था। अच्छा, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। अलंकृत माने समझ रहे हैं? हाथी के उसको ऊपर से सजा दीजिए सोना से, चांदी से, उस पर सवार होकर आते थे। माने उसके अंगरक्षक माने जैसे मोदी जी के आज साइड में रहते हैं ना बॉडीगार्ड, वैसे बॉडीगार्ड सोना के मढ़ावावल हाथी पर आवत रह जाए। अच्छा, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ लेकर, हाँ, या पेड़ कहने का मतलब है कि ट्री, उसको ट्री, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे आज देखिए जा दोस्त, दुअर गेट बनला तो कोनो चीज के देखला जा, पेड़ ओड़ के काट के या केला के पत्ता के ऐसे, समझ गइलो ना? वैसा ही डाल लेके और लेके आगे आगे चल जाते रहे कि शुद्ध उनका ऑक्सीजन मिले। जनता रही हन तो जनता कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी हन, तो उनका शुद्ध प्यूरिफिकेशन के लिए क्या किया जाता था? वो पेड़ लेके चलते थे उसके अंगरक्षक। हाँ, तो जब तक पतैया है तब तक लेगा देगा, ठीक है। हरा टहनी होता था, ठीक है। चलिए, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था। आहा, उस पेड़वा पर तोता के झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। अरे साहब, और राजा जो होते थे महिला से घिरा होते थे, जो हथियार बंद होती थी। हथियार बंद माने समझ रहे हैं? हथियार से लैश फुल एकदम चारों तरफ से महिला बॉडीगार्ड और राजा बीचा में। सोचिए, उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रातें के ही कमरे में नहीं सोते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सोचिए,
एगो कमरा में 2 रात ना गुजारत रहन। बाप रे बाप। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। ठीक है, देखिए 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है। काठ का मतलब समझ रहे हैं ना, लकड़ी के काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। तो यह कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पटना में जो आवास था वह किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी। ठीक है, संगमरमर ऐसे करके देता है, पत्थर। ठीक है, तो लकड़ी के काठ का बना हुआ था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा था, यानी चारों तरफ से चिड़िया वगैरह के लिए भी बसेरा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। किसने? एपियानस ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब बेटिया के बियाह कर दिलन तो कलश की ये समझे जी ऐसा करतनी, सॉरी ना उ कलश कलश मौर्य ने कहा कि करा के सेल्यूकस निकेटर के कि ससुर जी आइल बनी जब हमारा द्वार पर तो कुछ रुआ के हम उपहार देतनी, और उपहार में का दिलस तो 500 हाथी उपहार में दे दिया। कितना? 500 हाथी दिया चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई। कब? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। जन्म कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के? 345 ईसा पूर्व। कब गद्दी पर बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत है? सब मामला सॉर्ट आउट। अब चलिए दोस्त, बिंदुसार। कौन सा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। शत्रु। तो बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं बाबू? ठीक, अमित्र घात। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मखलीपुत्र गोशाल ने किया था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है बाबू? डाइमेकस। डाइमेकस को क्या कहते हैं? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है बाबू? सिंहसेन कहा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम लोग लुसेंट के भूगोल के साथ बढ़ते हैं। भूगोल में आइए, अब हम लोग देखिए जो भूगोल में एशिया महाद्वीप के बारे में स्टडी करेंगे। किसमें? एशिया महाद्वीप में। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है। हिब्रू भाषा के आशु शब्द से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है बाबू? टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 6 की 7? 7। टोटल महाद्वीप कितना है? 7। ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कहेगा तो एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप बाबू? ऑस्ट्रेलिया। अब महाद्वीपों को सजाइए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में आ जाएगा कौन? नहीं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद कौन आ जाएगा? यूरोप। तब आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका के बाद यूरोप, तब आएगा ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत है? यह 7 महाद्वीपों का अरेंज कर दिए। सबसे बड़ा कौन हो गया? एशिया। और सबसे छोटा कौन हो गया बाबू? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को किससे अलग करता है? अफ्रीका से।
चलिए दोस्त, देखिए यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन बाबू? एशिया। यह पूरे विश्व का लगभग 30% पर विस्तृत है। पूरे विश्व का कितना परसेंट? 30% क्षेत्रफल पर क्या है? विस्तृत है। इससे गुजर कर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। यानी इससे 3 अक्षांशीय वृत्त कौन कौन सा बाबू? वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। जो लाल सागर है ना बाबू और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। 180 डिग्री देशांतर के समानांतर कौन है बाबू? बेरिंग जल संधि। 180 डिग्री को क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा के समानांतर कौन है बाबू? बेरिंग जल संधि। चलिए देखिए, एशिया में पूरे विश्व के 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया में पूरे विश्व का 60% जनसंख्या निवास करती है। अच्छा सर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह महाद्वीप है। पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। ठीक है। अच्छा और क्या सर? तो देखिए इसमें एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? तो कौन हो गया है? भारत। कौन हो गया है? एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड में कौन कौन आता है बाबू? तो रूस एवं चीन। और गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है ना बाबू, वह गोंडवाना लैंड में आता है। अंगारा लैंड में कौन कौन? तो रूस और चीन आता है। तो अब सर लड़का समझेगा ना कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या होता है सर। तो इससे पहले ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले देखिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले पृथ्वी जो है एक ही में अटैच था। पूरा जो विश्व था वह पूरा विश्व कहने का मतलब बाबू कि सारा महाद्वीप एक ही में अटैच था, जिसको पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था बाबू? जब एक ही में था, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब जितना कंटिनेंट है ये सारा स्टार्ट में एक ही में जुड़ा हुआ था, जिसको क्या कहा गया? पैंजिया नाम दिया गया। अच्छा सर, इसके चारों तरफ जल था, इसका नाम दिया गया पैंथेलासा। क्या नाम दिया गया? पैंथेलासा नाम दिया गया। जो जल था ना, जल घिरा हुआ था, तो उसको पैंथेलासा कहा गया। अच्छा साहब, यहाँ तक तो हो गया। आखिर सर बताइए कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया, ये थी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की उत्पत्ति सर कैसे हुआ? तो क्या हुआ कि प्लेट टेक्टोनिक के घटना होते। प्लेट टेक्टोनिक यानी क्या हो गया कि अंदर के प्लेट जो था वह टकराया एक दूसरे से, और टकराने के बाद क्या हो गया कि धीरे धीरे क्या हो गया कि वह एक दूसरे से अलग होते गया। एक दूसरे से अलग होते गया यानी टूटते गया, अलग अलग क्या हो गया? अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिससे अलग अलग हिसाब से उसका नामकरण कर दिया गया। खुद ही कहते, मामला समझ में आ गया। अब देखिए, एशिया में विश्व का सबसे पहले तो इसको जानिए कि एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप को विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहा जाता है। अरब प्रायद्वीप को पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहा जाता है। अच्छा, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है बाबू? हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी का माउंट एवरेस्ट जो है ना, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है बाबू? नेपाल में। इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से। अब सर माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? तो 8,850 मीटर। 8,848 भी कहीं देखने को मिल जाएगा, 8,850 मीटर। तो 1-2 मीटर घटते बढ़ते रहता है। ठीक, चलिए दोस्त, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन है बाबू? तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कौन विस्तृत है बाबू? तो
तिब्बत का पठार। तब पूछेगा कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन है यार, विस्तारित पठार कौन है, तिब्बत का पठार। अच्छा पूछेगा कि बताइए एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट। कहाँ है बाबू, तो नेपाल में। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है, 4875 मीटर है। ठीक है, नहीं, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है बाबू, भारत हो गया है। अब पहले था चीन, अब हो गया भारत। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा कौन है बाबू, तो मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, सिंगापुर। सिंगापुर जो है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। एशिया के कुछ स्थलरुद्ध कंट्री है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, उसको ध्यान से सुनिएगा। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस है। ठीक है, ये सब कंट्री क्या है बाबू, स्थलरुद्ध है। ठीक है, और सबसे बड़ा स्थलरुद्ध कंट्री कौन है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशान में। कहाँ है, दुशान में। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू। अजरबैजान के बाकू। घाना के अकरा, ये दरोगा में पूछा था। ठीक है, और बताइएगा, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। अगर कहेगा कि एशिया के सबसे बड़ा स्थलरुद्ध कंट्री कौन है, कजाकिस्तान है। और सबसे अगर छोटा कहेगा कि स्थलरुद्ध कंट्री कौन है, तो छोटा नहीं, दूसरे स्थान पर मंगोलिया, दूसरे स्थान पर मंगोलिया। ठीक है, आइए, एशिया में सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है, यांगटी सिकियांग नदी, चीन में। यांगटी सिकियांग नदी कहाँ पर, चीन में, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। अधिकतम गहराई कौन से सागर के बाबू, मृत सागर के है। मृत सागर किस महाद्वीप में है, तो एशिया में, याद रखिएगा। अच्छा, 397 मीटर गहरा है, 397 मीटर। मृत सागर के कितना है, 397 मीटर, खुद ही कहते। अच्छा सर बताइए कि पामीर के पठार की ऊंचाई कितनी है, 4875 मीटर। 4875 मीटर। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। कौन सा, मेरियाना गर्त है। सबसे विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है, मेरियाना गर्त, जो कि 1122 मीटर है। 1122 मीटर नीचे है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, बैकाल झील। कौन है, बैकाल झील, जो कि एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया महादेश में है। यानी विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है बाबू, कैस्पियन सागर। कहाँ है, एशिया में स्थित है। कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगांग झील लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है। पैंगांग झील हमेशा चर्चा में रहता है, यह लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, मासिनराम। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है बाबू, मासिनराम है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, इससे पहले चेरापूंजी था। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हो रहा है, चीन में। चीन के झींगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5072 मीटर है। अब महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। ठीक, विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन है, हांगकांग, जो कि कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। अब विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है, भारत है। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्विज आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को छोड़े तो लाइक बटन ज़रूर एक दबा दें, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है। और कल का मेरा आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है। यही क्वेश्चन कल के लिए रहेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट डे नए एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।